नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। रफ्तार 6000 के 14वें पार्ट यानी पार्ट 14 में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज में 6000 वन लाइनर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ये 60 वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। ये 14वीं वीडियो है। इस सीरीज में हम वन लाइनर क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, सीयूईटी, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, इन सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकने वाले हैं। तो ये 6000 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। और इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपका कोई एग्जाम पास में है और ये आप 60 वीडियोस का वेट नहीं कर सकते, तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है, दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 14, जिसमें आज हम टीएच ग्रीन को करेंगे, हन्ना एरेंट का कवर करेंगे, मार्क्स, माओ, स्टेलिन, इन सबको भी कवर किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1303 से शुरू करेंगे आज हम। टीएच ग्रीन, किसने कहा अधिकार व्यक्ति के नैतिक दावे हैं? अधिकार जो है वो व्यक्ति के नैतिक दावे हैं। यह कथन किसका है? यह कथन टीएच ग्रीन का है। अगला सवाल, 1884 में नैतिकता की भूमिका ग्रंथ किसने लिखा? 1884 में नैतिकता की भूमिका ग्रंथ किसने लिखा? टीएच ग्रीन ने लिखा। यही सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि टीएच ग्रीन ने नैतिकता की भूमिका ग्रंथ कब लिखा? 1884 में लिखा। कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, कुछ एक तरफ ग्रंथ पुस्तकें आ जाती हैं, दूसरी तरफ उनके साल आ जाते हैं और आपको मैच करने होते हैं, जोड़े मिलाने होते हैं। अगला सवाल 1305, कौन नव हेगलवादी के रूप में जाना जाता है? टीएच ग्रीन को हम नव हेगलवादी कहते हैं क्योंकि उन्होंने हीगल की जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाया था। 1306, टीएच ग्रीन किस दार्शनिक परंपरा से संबंधित थे? टीएच ग्रीन किस दार्शनिक परंपरा से संबंधित थे? वो संबंधित थे नव आदर्शवाद से। नव आदर्शवाद, नियो आइडियलिज्म। 1307, ग्रीन के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता कब प्राप्त होती है? ग्रीन के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता कब प्राप्त होती है? जब व्यक्ति नैतिक कर्तव्य निभाता है। जब व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्य निभाएगा तब उसे अपनी सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होगी। 1308, किसने कहा राज्य व्यक्ति की चेतना का बाहरी विस्तार है? राज्य जो है व्यक्ति की चेतना का बाहरी विस्तार है। यह कथन है टीएच ग्रीन का। टीएच ग्रीन का। 1309, किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध मानवीय नैतिकता की कमी के कारण होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युद्ध मानवीय नैतिकता की कमी के कारण होते हैं। टीएच ग्रीन का कथन है ये। 1310, किसने कहा सामान्य हित सामान्य इच्छा है? सामान्य हित ही सामान्य इच्छा है। टीएच ग्रीन का कथन है ये भी। 1311, किसने अधिकारों को नैतिक विकास के लिए अनिवार्य माना? भाई टीएच ग्रीन ने कहा था कि जो अधिकार हैं वो अनिवार्य हैं अगर व्यक्ति का नैतिक विकास हमें करना है। व्यक्ति का नैतिक विकास तभी हो पाएगा जब उसे अधिकार मिलेंगे, यानी अधिकारों को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था उन्होंने नैतिक विकास के लिए। 1312, कौन सा आंदोलन पर्यावरणीय शासन का समर्थन करता है? टीएच ग्रीन। 1313, नव हेगलवादी के रूप में कौन जाना जाता है? टीएच ग्रीन। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 1314, 1884 में नैतिकता की भूमिका ग्रंथ किसने लिखा? टीएच ग्रीन का कथन है ये। टीएच ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 1315, अंग्रेजी क्रांति पर व्याख्यान ग्रंथ किसने लिखा? अंग्रेजी क्रांति पर व्याख्यान, यह भी टीएच ग्रीन का ग्रंथ है। 1316, राजनीतिक दायित्व पर व्याख्यान ग्रंथ किसने लिखा? राजनीतिक दायित्व पर व्याख्यान ग्रंथ भी लिखा है टीएच ग्रीन। तो ये व्याख्यान जो शब्द बार बार आ रहे हैं वो सब टीएच ग्रीन की मेन पुस्तकें हैं। अंग्रेजी क्रांति पर व्याख्यान, राजनीतिक दायित्व पर व्याख्यान। 1317, ग्रीन के कार्यों का संपादन और प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद किसने किया? यानी ग्रीन की जब मृत्यु हो गई टीएच ग्रीन की तो उसके कार्यों का संपादन और प्रकाशन किसने किया? वो किया नेटलशिप ने। आरएल नेटलशिप। आरएल नेटलशिप। 1318, कौन ब्रिटिश आदर्शवाद के प्रमुख प्रवक्ता थे? ब्रिटिश आदर्शवाद के प्रमुख प्रवक्ता थे टीएच ग्रीन। इन्हें नव आदर्शवादी भी कहा जाता है। 1319, किस विचारक ने ब्रिटिश राजनीतिक विचार में हेगलीय आदर्शवाद को प्रस्तुत किया? हेगलीय आदर्शवाद को ब्रिटिश राजनीतिक विचार में प्रस्तुत किया है टीएच ग्रीन ने और इन्हें नव हेगलवादी भी कहा जाता है।
1320 किसने आधुनिक उदारवाद में नैतिक दृष्टिकोण को केंद्र में लाया? कौन आधुनिक उदारवाद में नैतिक दृष्टिकोण को केंद्र में लाया? वो लाया टी.एच. ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 1321 कौन सा ब्रिटिश विचारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के संश्लेषण की वकालत करता था? कि भी व्यक्ति की स्वतंत्रता हो और सामाजिक उत्तरदायित्व भी हो, इन दोनों का संश्लेषण हो जाए, सिंथेसिस हो जाए, इसकी वकालत करता था टी.एच. ग्रीन। 1322 टी.एच. ग्रीन किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे? टी.एच. ग्रीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे, ये इंग्लैंड में है। 1323 ग्रीन का प्रभाव किस विचारधारा पर पड़ा? ग्रीन का प्रभाव आधुनिक उदारवाद पर पड़ा, आधुनिक उदारवाद पर। अगला सवाल है टी.एच. ग्रीन के मुख्य अनुयायी कौन थे? यानी इनसे किसने सीख ली या किन के कामों में टी.एच. ग्रीन का हमें प्रभाव देखने को मिलता है? तो प्रमुख अनुयायी थे लास्की, बासरूप और ब्रेडली। लास्की, बासरूप और ब्रेडली, ये तीनों के तीनों ग्रीन के प्रमुख अनुयायी हैं। जो टी.एच. ग्रीन है वो पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं, वैसे ही लास्की भी पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक है। 1325 किसने कहा राज्य का कार्य नैतिक आत्मा के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध कराना है? राज्य का कार्य क्या है? नैतिक आत्मा के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध कराना, यानी ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे लोगों के नैतिक विकास हो, उसकी नैतिक आत्मा का विकास हो, तो यही है कार्य राज्य का। तो ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। तो टी.एच. ग्रीन कहीं ना कहीं नैतिकता की बात करते हैं, उदारवाद की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, इन सब चीज़ों का वो संश्लेषण करते हैं। तो ये सारी की सारी विचारधारा में टी.एच. ग्रीन में देखने को मिलती है। अगला सवाल आ गया 1326 किसने कहा सच्ची स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार है? व्यक्ति की जो सच्ची स्वतंत्रता है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर से सिर्फ प्रतिबंध हटा दिए तो इसको स्वतंत्रता मिल गई। नहीं, सिर्फ प्रतिबंधों की अनुपस्थिति ही नहीं है बल्कि आत्म साक्षात्कार होना भी सच्ची स्वतंत्रता होती है। ये कथन भी टी.एच. ग्रीन का है। 1327 राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे सुनिश्चित करता है। जो राज्य है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता बल्कि उसका सुनिश्चित करता है। राज्य का काम है लोगों को स्वतंत्रता दिलाना, ना कि लोगों की स्वतंत्रता छीनना। टी.एच. ग्रीन का कथन है ये भी। 1328 किसने राज्य को नैतिक संस्था के रूप में माना? किसने राज्य को नैतिक संस्था के रूप में माना? वो है टी.एच. ग्रीन। 1329 किस विचारक ने तर्क दिया कि राज्य व्यक्तियों के नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अस्तित्व में है? राज्य का काम क्या है? व्यक्तियों के नैतिक विकास को बढ़ावा देना, और उसके लिए वो परिस्थितियां उत्पन्न कराता है। तो राज्य का काम ही ये है, इसलिए इसी काम के लिए राज्य अस्तित्व में है। अगर राज्य ये काम नहीं करेगा तो राज्य का कोई मतलब नहीं बनता। तो टी.एच. ग्रीन का एक कथन है। 1330 किसने राज्य को आत्म साक्षात्कार में बाधाओं को दूर करने का साधन माना? किसने राज्य को आत्म साक्षात्कार में बाधाओं को दूर करने का साधन माना? टी.एच. ग्रीन ने। 1331 किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध मानवीय नैतिकता की कमी के कारण होते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होते हैं वो मानव में नैतिकता की कमी हो रही है इसलिए होते हैं। टी.एच. ग्रीन का कथन है ये भी। तो भाई इस चैनल को फॉलो कीजिए, पॉलिटिक्स का नाम है आपके सामने, अगर आज ये रैंडमली आया तो। और इस मेल आईडी पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके कोई भी डाउट होते हैं या फिर कोई भी आपको नोट्स चाहिए परचेज करने हो या किसी भी प्रकार की आपको हेल्प की जरूरत है तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ को, ये पीडीएफ में 6000 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं। और ये 6000 वन लाइनर क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1332 किसने तर्क दिया कि राजनीतिक निर्णय लेने में नैतिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शक होना चाहिए? राजनीतिक निर्णय अगर लेने हैं तो उसमें नैतिक उत्तरदायित्व वो एक मार्गदर्शक की तरह काम करना चाहिए उसको। टी.एच. ग्रीन का कथन है ये। 1333 किसने व्यक्तिगत नैतिकता को सामाजिक प्रगति से जोड़ा? व्यक्तिगत नैतिकता को सामाजिक प्रगति से जोड़ा है टी.एच. ग्रीन ने। अगला सवाल, कौन सा विचारक मानता था कि एक न्याय संगत समाज को
व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक न्याय संगत समाज को व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। टी.एच. ग्रीन का कथन है ये। 1335 किसने तर्क दिया कि नैतिक दायित्व राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाता है? नैतिक दायित्व की कोई राष्ट्रीय सीमाएं नहीं होती। नैतिकता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय होती है। नैतिकता सिर्फ राष्ट्र तक सीमित नहीं होती है, ये राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाता है। टी.एच. ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 1336 किस विचारक ने नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करने के लिए लेजर फेयर उदारवाद की आलोचना की? जो लेजर फेयर उदारवाद है, जो क्लासिकल लिबरलिज्म जिसको हम बोलते हैं, उसकी आलोचना की गई है। उसकी आलोचना किसने की है? टी.एच. ग्रीन ने की है। और क्या आलोचना की है उसकी आलोचना ये की है कि लेजिस्फेयर उदारवाद जो है वो उससे नैतिक मूल्यों की उपेक्षा होती है, व्यक्ति के नैतिक मूल्यों की उपेक्षा होती है। व्यक्ति प्रॉफिट की तरफ भागता है, प्रॉफिट कमाने में उसका ज़्यादा फोकस होता है, नैतिकता की कमी होती जाती है उसके अंदर। तो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा होगी जैसे जैसे लेजिस्फेयर उदारवाद बढ़ेगा। तो टी.एच. ग्रीन का एक कथन है। लेजिस्फेयर उदारवाद जो है वो नेगेटिव लिबर्टी पे फोकस करता है, नकारात्मक स्वतंत्रता पर, और टी.एच. ग्रीन है वो सकारात्मक स्वतंत्रता यानी पॉजिटिव लिबर्टी पे फोकस करता है। अगला सवाल 1337 किसने सामाजिक उत्तरदायित्व की अनदेखी करने के लिए जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की आलोचना की? तो जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की भी आलोचना की है टी.एच. ग्रीन ने। अगला सवाल 1338 किसने बेंथम के उपयोगितावाद को अत्यधिक आत्महित केंद्रित मानते हुए अस्वीकार किया? जो बेंथम ने उपयोगितावाद दिया है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पिछले वीडियोस में, उसको अस्वीकार कर दिया टी.एच. ग्रीन ने। और क्यों किया? क्योंकि ये अत्यधिक आत्महित केंद्रित है। इसमें जो उपयोगितावाद है इसमें सिर्फ खुद का हित देखा जाता है, और खुद का हित देखते हुए ज्यादा हो जाता है, ये चीजें अत्यधिक हो जाती है इसमें। 1339 किसने तर्क दिया कि केवल आर्थिक स्वतंत्रता नैतिक प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकती? केवल आर्थिक स्वतंत्रता नैतिक प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकती। टी.एच. ग्रीन का है भी कथन नहीं है, बेसिकली तर्क है। तो उसके विचारधाराओं का पता चलता है, अब ये सारे तर्क उनके पढ़ते हैं। तो 1340 कौन सा विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता के बजाय सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता था? तो हमने देखा टी.एच. ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, और इन्हीं के अनुयायी हैं लास्की भी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। 1341 लोक कल्याण यानी कॉमन गुड ही राज्य का अंतिम लक्ष्य है। राज्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? लोक कल्याण करना। यह कथन किसका है? यह भी टी.एच. ग्रीन का कथन है। 1342 राज्य का कार्य नैतिक आत्मा के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। तो देखिए यही स्टेटमेंट्स हैं, यही कथन हैं, बार बार घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपने टी.एच. ग्रीन को पढ़ लिया है, ये कथन बार बार घुमा फिरा के भी पढ़ लिए हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस में इनको आप बार बार देख रहे हो, तो एक टी.एच. ग्रीन की पूरी आइडियोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। तो कोई नया कथन भी अगर कोई आता है तो भी आप उसको कर लोगे। तो ये कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का। अगला सवाल स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि वह शक्ति है जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि वह शक्ति है जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। टी.एच. ग्रीन का कथन है ये भी। इसके बाद कुछ ग्रंथ हैं, जैसे 1344 प्रोलोगोमिना टू एथिक्स नैतिकता की प्रस्तावना, यह ग्रंथ किसने लिखा है? यह ग्रंथ लिखा है टी.एच. ग्रीन ने। इसके बाद एक कथन है टी.एच. ग्रीन का, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने कर्तव्य के निर्वहन की क्षमता प्रदान करती है। सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को क्षमता प्रदान करती है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाए। यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। अगला सवाल 1346 स्वतंत्रता का सार यह है कि व्यक्ति सामान्य भलाई में योगदान कर सके। स्वतंत्रता का सार यह है कि व्यक्ति सामान्य भलाई में योगदान कर सके। टी.एच. ग्रीन का कथन है ये भी। 1347 सरकार केवल प्रतिबंध लगाने वाला तंत्र नहीं बल्कि नैतिक प्रगति का साधन है। टी.एच. ग्रीन। 1348 संपत्ति का सिद्धांत आत्महित में नहीं बल्कि सामान्य कल्याण में निहित है।
संपत्ति का जो सिद्धांत है वो आत्महित में नहीं है बल्कि सामान्य कल्याण में निहित है। इसका मतलब टीएस ग्रीन ये कहना चाह रहे हैं कि संपत्ति सिर्फ खुद के लिए नहीं होनी चाहिए, आत्महित के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि संपत्ति का इस्तेमाल सामान्य कल्याण यानी लोक कल्याण यानी कॉमन गुड में ही इस्तेमाल होनी चाहिए संपत्ति। तो राज्य का अंतिम लक्ष्य कॉमन गुड ही होता है, लोक कल्याण ही होता है, सामान्य कल्याण ही होता है। 1349 राज्य की भूमिका व्यक्तियों के नैतिक विकास में बाधाएं हटाने की है, न कि उन्हें दबाने की। व्यक्ति के विकास में अगर कुछ बाधाएं आ रही हैं तो उनको हटाने का काम है राज्य का। द ड्यूटी ऑफ स्टेट इज टू हिंडर द हिंडरेंसेज यानी बाधाएं कुछ हैं तो बाधाओं के ऊपर बाधाएं लगाओ, यानी बाधाओं को हटाने का काम राज्य का है। 1300 ना टीएस ग्रीन इसका उत्तर हो गया। 1350 सच्चा लोकतंत्र केवल मतदान करने तक ही सीमित नहीं बल्कि नागरिकों द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों के निर्वहन में है। सच्चा लोकतंत्र केवल मतदान करने तक सीमित नहीं है बल्कि नागरिकों द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों के निर्वहन में है। टीएच ग्रीन। तो इसी के साथ अपने टीएच ग्रीन खत्म होते हैं। अगले अपने स्कॉलर, अगले विचारक अपने हैं हन्ना अरेंट। अगला सवाल 1351 सामूहिक तानाशाही की उत्पत्ति ग्रंथ किसने लिखा? सामूहिक तानाशाही की उत्पत्ति ग्रंथ लिखा है हन्ना अरेंट ने। ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, सामूहिक तानाशाही की उत्पत्ति। अगला सवाल बुराई की सामान्यता का अवधारणा, बुराई की सामान्यता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? हन्ना अरेंट ने की। 1353 किस पुस्तक में हन्ना अरेंट ने आइखमान के मुकदमे का विश्लेषण किया? आइखमान के मुकदमे का विश्लेषण किया है यरूशलेम में आइखमान, ये पुस्तक है इनकी, ये ग्रंथ है इनका हन्ना अरेंट का। और इसी में इन्होंने बुराई की सामान्यता की अवधारणा भी प्रस्तुत की थी, बुराई की सामान्यता की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यरूशलेम में आइखमान इन यरूशलेम इनकी पुस्तक है, उसमें आइखमान के ऊपर मुकदमा चला था, उसके ऊपर विश्लेषण किया था और इसमें बुराई की सामान्यता की अवधारणा प्रस्तुत की थी। 1354 किसने राजनीतिक चिंतन में श्रम, कार्य और कर्म में भेद किया? राजनीतिक चिंतन में श्रम, कार्य और कर्म में भेद किया हन्ना अरेंट ने। 1355 अरेंट की कौन सी पुस्तक मानव स्थिति और राजनीतिक कर्म पर चर्चा करती है? हन्ना अरेंट की कौन सी पुस्तक मानव स्थिति और राजनीतिक कर्म पर चर्चा करती है? वो पुस्तक है मानव स्थिति, ह्यूमन कंडीशन, मानव स्थिति, हन्ना अरेंट की पुस्तक है ये। 1356 किसने सत्ता, अधिकार और हिंसा को अलग अलग राजनीतिक अवधारणाएं माना? किसने सत्ता, अधिकार और हिंसा को अलग अलग राजनीतिक अवधारणाएं माना? वो माना है हन्ना अरेंट ने, हन्ना अरेंट। अगला सवाल किस पुस्तक में अरेंट ने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों का अध्ययन किया? अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों का अध्ययन किया था क्रांति पर, यह पुस्तक का नाम है क्रांति पर, और अंग्रेजी में क्या नाम आएगा इसका? ऑन रिवॉल्यूशन। ये हिंदी में लिख तो दिए हैं लेकिन एग्जाम में आप याद रखिए कि कई बार ऐसा आ जाता है कि पेपर में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ऑन रिवॉल्यूशन मिल जाए तो आप वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो क्रांति पर मैंने लिखा है यही वो किताब का नाम है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऑन रिवॉल्यूशन याद कर लेते हैं, वहाँ पर आ जाता है क्रांति पर, वहाँ हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कई बार एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि हमारा दिमाग नहीं लगा पाते हम, और हम देखते हैं कि यार ये क्रांति पर ये कैसी किताब आ गई, ये मानव स्थिति ये कैसी किताब आ गई। तो ये बुक्स का हिंदी वर्जन है, कई बार एग्जाम्स में इस तरह से पूछा गया है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। क्रांति पर, मानव स्थिति, ह्यूमन कंडीशन, ऑन रिवॉल्यूशन, ये सब पुस्तकें हन्ना अरेंट की हैं। तो जो ऑन रिवॉल्यूशन पुस्तक है, क्रांति पर पुस्तक है, उसमें हन्ना अरेंट ने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों का अध्ययन किया था। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल 1358 किसने सामूहिक तानाशाही को व्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण की व्यवस्था के रूप में वर्णित किया? सामूहिक तानाशाही को व्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण की व्यवस्था के रूप में वर्णित किया हन्ना अरेंट ने। और किस पुस्तक में किया इन्होंने? ये 1351 पे जो थी सामूहिक तानाशाही की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, इस पुस्तक में इन्होंने सामूहिक तानाशाही को व्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण की व्यवस्था के रूप में वर्णित किया था।
1359 कौन से दार्शनिक के नवीनता और नवीन आरंभ के विचारों ने अरेंट को प्रभावित किया? कौन से दार्शनिक के नवीनता और नवीन आरंभ के विचारों ने हन्ना अरेंट को प्रभावित किया? वो विचारक हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट। 1360 किसने तर्क दिया कि राजनीतिक कर्म बहुलता और सार्वजनिक क्षेत्र पर आधारित है? किसने तर्क दिया कि राजनीतिक कर्म बहुलता और सार्वजनिक क्षेत्र पर आधारित है? ये तर्क दिया है हन्ना अरेंट ने। हन्ना अरेंट ने तो राजनीतिक कर्म करने की सलाह दी थी हन्ना अरेंट ने। 1361 अरेंट ने मानव क्रियाओं को किस प्रकार वर्गित किया? किस प्रकार वर्गित किया, किस तरह से कैटेगराइज किया ह्यूमन एक्शंस को? मानव क्रियाएं यानी ह्यूमन एक्शंस को कितनी कैटेगरीज में बांटा है इन्होंने? तो दो कैटेगरी में बांटा है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। कुछ मानव क्रियाएं सैद्धांतिक होती हैं, कुछ व्यवहारिक होती हैं। 1362 हन्ना अरेंट ने किस क्रिया को सर्वोच्च भागीदारी का रूप माना? हन्ना अरेंट ने किस क्रिया को सर्वोच्च भागीदारी का रूप माना? वो माना राजनीतिक क्रिया को। राजनीतिक क्रिया यानी राजनीतिक कर्म, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, राजनीतिक कर्म, इसको सर्वोच्च भागीदारी का रूप माना था कि ये तो टॉप काम है, इंसानों को यही काम करना चाहिए, नागरिकों को। 1363 किसने सामूहिक तानाशाही और अधिनायकवाद में अंतर किया? सामूहिक तानाशाही अलग होती है और अधिनायकवाद अलग होता है। ये दोनों में डिफरेंस किसने बताया था? हन्ना अरेंट ने बताया था। हन्ना अरेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1364 आधुनिक पूंजीवादी समाज को अरेंट ने क्या कहा? आधुनिक पूंजीवादी समाज, इसको हन्ना अरेंट ने कहा है जन समाज। जन समाज। 1365 किसने फ्रांसीसी क्रांति की हिंसा के लिए आलोचना की? कि भाई फ्रांसीसी क्रांति वैसे तो अच्छी थी पर उसमें हिंसा हुई थी, इसलिए हिंसा के लिए उन्होंने आलोचना की थी हन्ना अरेंट ने। 1366 कौन सी क्रिया अरेंट ने जैविक अस्तित्व से जोड़ी? जैविक अस्तित्व से उन्होंने कर्म को जोड़ा था। कौन सी क्रिया अरेंट ने सृजनात्मकता और निर्माण से जोड़ी? सृजनात्मकता और निर्माण से उन्होंने कार्य क्रिया को जोड़ा। एक कर्म श्रम से जोड़ा है जैविक अस्तित्व को कि भाई श्रम तो जो जीवन जिएगा हर कोई श्रम करेगा, लेकिन सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और निर्माण प्रोडक्शन वो इंसान तभी कर सकता है जब उसे कार्य करना आता है। श्रम और कार्य में उन्होंने फर्क बताया था। कौन सी क्रिया अरेंट ने स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य मानी? वो क्रिया है कर्म। तो श्रम, कार्य, कर्म, ये तीनों अलग अलग प्रकार की क्रियाएं बताई थी इन्होंने। अगले आ जाते हैं मार्क्स, माओ, स्टालिन, ग्रामसी और अन्य। तो ये सारे के सारे मार्क्सवादी हैं। माओ तो मार्क्सवादी होंगे क्योंकि मार्क्स से ही मार्क्सवाद शुरू हो रहा है। इसके बाद माओ भी आ जाता है, स्टालिन भी आता है, ग्रामसी भी आता है और बाकी जितने मार्क्सवादी हैं इन सब को हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो यह टॉपिक अपना शुरू हो रहा है इसमें 1369 कौन सा विचारधारा पूंजीवाद और उपयोगितावाद के विरोध में है? वो है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद पूंजीवाद का भी विरोध करता है और उपयोगितावाद का भी विरोध करता है। 1370 सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले समाजवाद यानी सोशलिज्म शब्द का प्रयोग किया है रॉबर्ट ओवेन ने। रॉबर्ट ओवेन। 1371 वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन हैं? साइंटिफिक सोशलिज्म के जनक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। साइंटिफिक सोशलिज्म के जनक, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक। 1372 मार्क्स के भौतिकवादी विचारों को किसने प्रभावित किया? मार्क्स के भौतिकवादी विचारों को प्रभावित किया है फायरबाख ने। फायरबाख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मार्क्स के जितने भौतिकवादी विचार हैं उनको प्रभावित किया है फायरबाख ने। 1373 मार्क्स ने अपने भौतिकवादी इतिहास सिद्धांत को क्या कहा? भौतिकवादी इतिहास सिद्धांत को यानी हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म जो इन्होंने सिद्धांत दिया है उसको क्या कहा है? उसको कहा है इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स ने अपने भौतिकवादी इतिहास सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा है। मार्क्स ने खुद कहा है ये कि भाई मेरा जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है वो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है। तो हिंदी में यही बन रहा है। चलो 1374 मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रमुख प्रेरक शक्ति क्या है? मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रमुख प्रेरक शक्ति है वर्ग संघर्ष। जितना वर्ग संघर्ष होगा उसी हिसाब से इतिहास आगे बढ़ता जाएगा। तो इतिहास को इन्होंने वर्ग संघर्ष के रूप में परिभाषित किया था कि पहले ज़माने में भी वर्गों में संघर्ष होता आया था,
चाहे वो किसानों का जमींदारी के बीच में संघर्ष हो या उससे पहले संघर्ष हो, बाद में भी संघर्ष हो, और आज भी पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का ही एक रूप है। 1375 किस शब्द से श्रमिकों की अपने श्रम से अलगाव की स्थिति को व्यक्त किया जाता है? भाई कौन सा ऐसा शब्द है जिससे श्रमिकों को अपने श्रम से अलगाव की जो स्थिति पैदा होती है, उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है? वो है विच्छिन्नता। इसका मतलब एलिनिएशन, ALIENATION, कि जो श्रम कर रहा है, उस जो श्रमिक है उसे अपने श्रम से अलगाव हो रहा है। यानी कोई श्रम करता है तो इस प्रकार से श्रम में लगा हुआ है कि उस श्रम से उसको अलगाव हो रहा है, उसे नहीं पता वो श्रम किस पर्पज से हो रहा है, वो किस काम में आएगा। अब मान लो भाई कोई बटन बनाने की फैक्ट्री में लगा हुआ है या नट बोल्ट की फैक्ट्री में लगा हुआ है, तो वो नट बोल्ट बनाया जा रहा है, सुबह शाम काम उसका नट बोल्ट है, लोहा काटना, उसको गोल बनाना, उसमें चूड़ियाँ डालना, तो ये सारा वो सारा पूरे दिन नट बोल्ट बना जा रहा है। हालांकि वो नट बोल्ट हैं, वो कई जगह काम में आ सकते हैं भाई, वो कार में भी आ सकते हैं, काम लग सकते हैं, वो मशीनों में भी लग सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ वो सप्लाई होगी, वो कंपनी सप्लाई करेगी। लेकिन जो श्रमिक वहाँ नट बोल्ट में लगा हुआ है, कामों में लगा हुआ है, तो उसको अपने श्रम से लगा हो रहा है। वो जो मेहनत कर रहा है उसको पता नहीं चल रहा कि उसका श्रम लगे कहाँ जाके, तो उसको अपनी उसकी जो रचनात्मकता है वो खत्म हो जाती है, उसको बस एक ही काम मिला हुआ है, तो श्रम से अलगाव की स्थिति व्यक्त हो जाती है श्रमिकों की। तो इसको बोलते हैं एलिनिएशन, विच्छिन्नता। 1376 वर्ग संघर्ष का अंतिम चरण क्या है? वर्ग संघर्ष का अंतिम चरण है साम्यवाद। तो इन्होंने जो वर्ग संघर्ष बताया था, इतिहास की प्रमुख प्रेरक शक्ति है वर्ग संघर्ष, कि इतिहास पूरा वर्ग संघर्ष से चलता आया है। तो वर्ग संघर्ष एकदम आके लास्ट में आके खत्म होगा, उसका एक अंतिम चरण आएगा। वो अंतिम चरण कब आएगा? जब साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी, पूंजीवाद खत्म हो जाएगा और साम्यवाद आ जाएगा, कम्युनलिज्म आ जाएगा, कम्युनिज्म आ जाएगा, तब वर्ग संघर्ष के अंतिम चरण माना जाएगा ये। 1377 साम्यवादी घोषणा पत्र ग्रंथ में, साम्यवादी घोषणा पत्र ग्रंथ में मार्क्स के सह लेखक कौन थे? वो थे एंगल्स। मार्क्स के सह लेखक को ऑथर थे एंगल्स, साम्यवादी घोषणा पत्र ग्रंथ में। 1378 मार्क्स किस आर्थिक प्रणाली को समाप्त करना चाहते थे? मार्क्स पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते थे और साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं। और मार्क्स कहते हैं कि जो वर्ग का संघर्ष है ये तब खत्म होगा जब साम्यवाद की स्थापना खत्म हो जाएगी, साम्यवाद की स्थापना शुरू हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी और पूंजीवाद पूर्णतः खत्म हो जाएगा। 1379 किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होता है? सामाजिक परिवर्तन सीधी रेखा में नहीं होता बल्कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होता है। ये कथन कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स। 1380 किस पुस्तक में मार्क्स ने मजदूरों को एकजुट होने का आह्वान किया था? किस पुस्तक में मार्क्स ने मजदूरों को एकजुट होने का आह्वान किया था? वो किया था साम्यवादी घोषणा पत्र में। साम्यवादी घोषणा पत्र में इन्होंने मजदूरों को एकजुट होने का आह्वान किया था और मजदूरों से कहा था कि मजदूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी बेड़ियों के, तो तुम्हारी सिर्फ बेड़ियां ही जाएंगी अगर तुम एकजुट होके रिवॉल्यूशन करोगे, क्रांति करोगे, तो इसके अलावा तुम कुछ नहीं खोने वाले, सिर्फ बेड़ियां खोगे और बेड़ियां खोना ही तुम्हारा परम लक्ष्य है। 1381 दास कैपिटल जो पुस्तक है, कितने खंड प्रकाशित हुए उसके? दास कैपिटल किसने लिखी है? सबसे पहली बात तो यह है दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट बुक, लगभग सब जानते होंगे, मैं मानता हूं। तो ये जो पुस्तक है दास कैपिटल, इसके कितने खंड प्रकाशित हुए? 3 खंड। 1382 गोथा प्रोग्राम यानी गोथा कार्यक्रम की आलोचना कब प्रकाशित हुई? क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम की यह कब प्रकाशित हुई है? 1875 में। 1875 में क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम यानी गोथा कार्यक्रम की आलोचना पुस्तक प्रकाशित हुई और यह पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने। 1383 परिवार, निजी संपत्ति और राज्य, यह ग्रंथ किसने लिखा? यह इंपॉर्टेंट है भाई, एंगल्स ने यह ग्रंथ लिखा है। परिवार, निजी संपत्ति और राज्य, फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये पुस्तक 1875 में लिखी है और एंगल्स ने लिखी है। 1384 किसने कुछ उपनिवेशों को बाजार उपनिवेश कहा? कुछ उपनिवेशों को बाजार उपनिवेश कहा है एंगल्स ने। 1385 किसने मार्क्स की उपनिवेशों की श्रेणी में बाजार उपनिवेश जोड़ा? मार्क्स ने जितने उपनिवेशों की श्रेणी बनाई थी उसमें एक एडिशनल जोड़ा था बाजार उपनिवेश, ये जोड़ा है एंगल्स ने। ये एंगल्स मार्क्स के कौन है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा
सह लेखक हैं, बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने मार्क्स के साथ मिलकर लिखी हैं। तो मार्क्स ने जो उपनिवेशों की श्रेणी दी थी उसमें एक नई श्रेणी जोड़ी थी, बाजार उपनिवेश। 1386 किसने कहा हिंसा क्रांति की दाई होती है, हिंसा ही क्रांति की जननी होती है, दाई होती है? वो है कार्ल मार्क्स। दाई कौन होती है? दाई भाई गांव में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, तो दाई है वो किसी महिला को बच्चा पैदा करवाने में मदद करती है, उसको दाई बोलते हैं। तो जो क्रांति है वही जो हिंसा है वो क्रांति की दाई होती है। 1387 राज्य और क्रांति ग्रंथ किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम्स में आता है। राज्य और क्रांति, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ये ग्रंथ लिखा है लेनिन ने। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन ये ग्रंथ है लेनिन का। 1388 क्रांति के लिए लेनिन की रणनीति को क्या कहा जाता है? क्रांति के लिए लेनिन की रणनीति को क्या कहा जाता है? कहा जाता है अगुआ दलवाद, अगुआ दलवाद। 1389 साम्राज्यवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? साम्राज्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है लेनिन ने। 1390 साम्यवादी चक्र का सिद्धांत, ये अच्छा सिद्धांत है, साम्यवादी चक्र का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसने दिया है? स्टालिन ने दिया है, स्टालिन। 1391 स्टालिन का समाजवाद संबंधी नारा क्या था? स्टालिन का समाजवाद संबंधी नारा था एक देश में समाजवाद, एक देश में समाजवाद। स्टालिन नहीं चाहते थे कि सब देशों में समाजवाद पहले आए, उनका कहना था कि एक देश में समाजवाद लाओ पहले। जो लेनिन थे वो इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते थे कि सब जगह समाजवाद लाओ, सब तरफ से प्रेस रहना चाहिए। स्टालिन ने बोला कि एक देश में समाजवाद का नारा उन्होंने दिया पहले कि एक देश में समाजवाद लेके आओ। 1392 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई है, 1917 में जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई है उसका नेतृत्व किसने किया था? 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया है लेनिन ने। तो लेनिन जो है वो 1917 के टाइम के हैं। और स्टालिन की बात करें तो स्टालिन हिटलर के इक्विवेलेंट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के हिटलर के इक्विवेलेंट है स्टालिन। 1393 स्थायी क्रांति की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? स्थायी क्रांति, परमानेंट रिवॉल्यूशन, परमानेंट रिवॉल्यूशन की संकल्पना प्रस्तुत की है कार्ल ट्रोट्स्की ने, कार्ल ट्रोट्स्की। 1394 किसने कहा पूंजीवाद के महासागर के बीच समाजवादी द्वीप दुनिया के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति कार्य करेगा? पूंजीवाद के महासागर के बीच समाजवादी द्वीप दुनिया के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति कार्य करेगा, ये कहा है लेनिन ने। 1395 किस दार्शनिक ने विरोधाभासों का सिद्धांत प्रस्तुत किया? किस दार्शनिक ने विरोधाभासों का सिद्धांत प्रस्तुत किया? वो है माओ, माओ ने। 1396 1949 में 1949 में चीनी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? माओ ने किया। 1949 में जो चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ है उसका नेतृत्व किया है माओ ने। 1397 माओ के 1956 के आर्थिक कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? माओ के 1956 के आर्थिक कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? उन्होंने 1956 में आर्थिक कार्यक्रम लागू करवाने की कोशिश की थी माओ ने 1956 में, उसको क्या कहा जाता है? महान अग्रसरण, महान अग्रसरण कहा जाता है। 1398 माओ के 1966 के सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को क्या कहा जाता है? 1956 में इन्होंने आर्थिक कार्यक्रम की बात की थी और 1966 में सामाजिक राजनीतिक आंदोलन। तो 1966 में जो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन माओ ने करवाया था उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सांस्कृतिक क्रांति, उसको सांस्कृतिक क्रांति कहा जाता है। 1399 किसने कहा सत्ता बंदूक की नली से निकलती है? सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, माओ का कथन है भी, माओ। और आज का अपना आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 1400, माओ की नई जनतंत्र की प्रकृति क्या थी? माओ की नई जनतंत्र की प्रकृति थी मिश्रित प्रणाली, मिश्रित प्रणाली। तो इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1401 से शुरू करेंगे हम। तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।